हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, JL कॉलेज मेदिनीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ BS सेमेस्टर 3 यानी जनरल पेपर DSC पेपर के अंतर्गत जो है आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसके बारे में। एक टॉपिक नए विषय को लेकर आया हूँ, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। यानी मुगल काल में जो है इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में जो है चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे अब्दुल कादिर जो बदायूनी के बारे में, क्योंकि अब्दुल कादिर जो बदायूनी है जो अकबर का एक आलोचनात्मक एक इतिहासकार था। यानी अकबर के बारे में आलोचनात्मक रूप से जो है अपना प्रवृत्ति दिखाया है। इस तरह से देखते हैं कि हमेशा अकबर के नीतियों की आलोचना किया है और इस दृष्टि से भी देखा है कि उन्होंने अकबर के बहुत सारे असफल कार्यों को इतिहास में अधिक स्थान देने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अकबर के जो कार्य जो था उसके आलोचक जो अब्दुल यानी कादिर बदायूनी, इनका जन्म 21 अगस्त 1540 ईस्वी में टोडा नामक स्थान पर हुआ था। जो उस समय जो है उनके पिता का नाम जो मलुक शाह था। यानी बचपन में उसकी शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध था वहीं यानी स्थानीय स्कूल में ही हुआ था। जब वह 12 वर्ष के हो गए थे तब ये शिक्षा प्राप्त करके यानी 12 वर्ष की अवस्था में जब पहुँचे तो उनके पिता जो थे यानी शिक्षा के जो है उन्हीं से जो है काफ़ी शिक्षा दीक्षा से काफ़ी जो है प्रोत्साहित हुआ था और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके यानी 1558 से 59 ईस्वी तक वह आगरा चला गया और वहाँ पर जो है शेख मुबारक नागौरी से शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। और नागौरी जो थे अबुल फजल एवं फैजी के भी पिता थे। यानी नागौरी जो थे अबुल फजल और फैजी के पिता थे, जो उन्हीं से अबुल फजल और फैजी और बदायूनी ने शिक्षा भी ग्रहण की थी। यानी 1562 ईस्वी में देखते हैं कि अब्दुल कादिर की जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई तो वह बदायूं चला गया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि पटियाला के जागीरदार यानी हुसैन खां के यहाँ नौकरी कर ली और लेकिन वह 9 वर्ष तक वहाँ पर सेवा बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से वहाँ किए। लेकिन 1574 में पुनः जो है वो वापस जो है आगरा आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जलाल खां जो थे वह कराची और हकीम आइनुल की मदद से जो थे यानी दरबार में पेश हुआ था और इसकी धार्मिक अगर हम देखते हैं कि योग्यता से काफ़ी प्रभावित होकर यानी अकबर ने उसे 20 मनसब भी दिया था। तो बुधवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए आगरा में मस्जिद जो था यानी मस्जिद में इमाम के रूप में इन्हें नियुक्त भी किया था। इस प्रकार देखते हैं कि 1576 ईस्वी में जो है आगरा के 7 इमामों में जो है अब्दुल कादिर बदायूनी को स्थान प्रदान किया था, यहाँ तक कि जो है नियुक्त किया था। तो इस तरह से यानी 1589 ईस्वी में देखते हैं कि सम्राट अकबर के द्वारा जो था उस समय जो थे भरण पोषण के लिए उसे 1000 बीघा जमीन यानी मदद ए मास के रूप में जो है बिना कर के जो है वह भूमि दे दी गई। इस तरह से बदायूं में निवास के कारण उनका नाम बदायूनी नाम पड़ गया। यानी अब्दुल कादिर जो बदायूनी हैं बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वह जो थे वह बहुत बड़े यानी अरबी फारसी और संस्कृत का ज्ञाता थे, यानी ज्ञान अच्छे जानकार भी थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि वह एक संगीतकार और कवि भी थे, जो उन्होंने जो है बहुत ही ऐसे छवि दिखाने का प्रयास भी किए हैं इन्होंने। वह गाता भी था और साथ साथ बीना भी बजाता था। गाने के साथ बीना बजाने में भी माहिर होते थे। तो अकबर जो थे बदायूनी की प्रतिभा से जो है बहुत सारे प्रभावित हुए और उन्हें खगोल शास्त्र के अच्छे ज्ञान भी था साथ में, जो तुरंत ही अकबर के दरबार में विद्वानों की श्रेणी में आ गए। लेकिन अबुल फजल के जो अकबर की सेवा में उपस्थित होने वाले यानी अब्दुल कादिर बदायूनी की प्रतिष्ठा कम हो गई। जैसे अबुल फजल आए तो बदायूनी की प्रतिष्ठा कम हो गई तथा वह आधार जो है उनका धीरे धीरे कम होते गया। यहाँ तक देखते हैं कि 1596 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी की जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब्दुल कादिर की जो रचनाएँ जो थी वो बहुत हैं, यानी कि उनकी रचनाओं में जैसे बहुत सारे अनुवादित भी हैं, जैसे बहर उल असमार जो ये संस्कृत में लिखे, जो कथा सरित सागर का फारसी अनुवाद करवाए थे, जो कश्मीर के सुल्तान उस समय जो है जैनुल अब्दीन यानी द्वारा जो है लिखी गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा यानी तर्जुमा ए महाभारत या भी एक रजमनामा कहा जाता है, जो 1582-83 ईस्वी में अकबर की आदेश की से ही जो है अनुवाद करने में यानी बदायूनी यानी उस समय देखने को मिला। इब्न उल अतिल हुसैन यानी मोहम्मद सुल्तान थनेसरी मुल्कासरी द्वारा रचना किया गया। इसकी भूमिका जो था अबुल फजल ने ही तैयार किया था, लेकिन इलियट और हाउसन ने इसे बदायूनी ने अकबर के 18 महापर्व जो थे केवल 2 पर्वों का जो है उन्होंने अनुवाद किया था।
इस तरह देखते हैं कि तर्जुमा ये रामायण अकबर की आदेश से ही जो 1584 ईस्वी में शुरू किया था और 1591 में जो है इसे पूरा किया। तो हम देखते हैं कि रामायण के जो फारसी अनुवाद जो था वो बदायूं के लिए 4 पंडितों की सहायता से जो है वो 4 पंडितों की सहायता से जो है सहायता प्राप्त किया था जिसे बनाने में। इस तरह से तर्जुमा ये सिंहासनी बत्तीसी भी है जो विक्रमादित्य की जो है न्यायप्रियता एवं दानशीलता एवं बुद्धिमत्ता का जो है वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि 1574 ईस्वी में जो है अकबर के आदेश से ही बदायूं ने जो है अनुवाद किया था। यानी 1594 और 95 भी देखते हैं इसका संशोधित रूप इसका परिष्कृत रूप से देखने को मिलता है और यह कार्य किया था इन्होंने। इस तरह से मुंतखब उत तवारीख एक है जो बदायूं ने ही जो है इसका उल्लेख किया है, क्योंकि उसके बारे में अथर्ववेद के अनुवाद के बारे में जो है याकूत के जो भौगोलिक शब्दकोश का था अकबर के जो इच्छा अनुसार जो सारा था वो भी जो है संक्षेप में वर्णन किया था। इस तरह से देखते हैं इसके बहुत सारे से मौलिक ग्रंथ भी हैं जिसे किताबुल अदाहिस बदायूं ने भी जो है 1570-71 में जो है बहुत ये रचना किए हैं जो 1578 में जो है सम्राट अकबर के सामने पेश किया था। इसमें 40 हदीसों पर जो है एक पैगंबर हजरत के जिहाद की परंपरा का पूरी तरह से जो है वर्णन इन्होंने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैगंबर हजरत के बारे में यानी पूरी तरह से वर्णन किया है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि दूसरा तारिक ए अल्फी जो इसमें भी अकबर की आज्ञा से ही जो है 6 व्यक्तियों ने मिलकर लिखा था जो इस्लाम के उत्पत्ति से लेकर 1000 वर्षों तक का जो है इतिहास का वर्णन किया गया। यहाँ तक देखते हैं कि नजात उल रशीद भी जो है इन्होंने लिखा जो ये 1591 में इस रचना पूरा किया था। यह मुख्य इसमें था कि इसमें सूफी आंदोलन और सूफी संतों का जो है आचार व्यवहार रीति रिवाज उन लोग कैसी थी कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा। इस तरह से हम देखते हैं कि महादवी आंदोलन पर भी प्रकाश भी डाला यानी उसका भी चर्चा किया है। यानी इस तरह से जो है यानी कादिर बदायूं जो थे इस तरह जो रचना किए हैं। अब हम देखते हैं कि एक और उनका बहुत प्रमुख ग्रंथ है मुंतखब तवारीख। यानी मुंतखब तवारीख बदायूं का एक सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा एक चर्चित एक रचना है। यह जो ग्रंथ है बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व इनका अच्छा है, बहुत महत्व इनका अधिक है। लेकिन अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखने का कार्य कब शुरू किया इसके बारे में तो निश्चित सूचना तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहता है कि मुंतखब तवारीख जो है के स्थान पर उन्होंने उल्लेख किया है। यानी अपने इतिहास लेखन के जो मित्र जो इनके साथ में था निजामुद्दीन अहमद की जब मृत्यु हो गई तब उसके बाद इन्होंने शुरू किया था। यानी 1596 ईस्वी में जो अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले जो है मुंतखब तवारीख का जो है पूरा वर्णन किया है यानी पूरा लिख डाला था। तो इस तरह से उनकी रचना में देखने को मिलता है कि अकबर के शासन काल में प्रकट तो नहीं हुआ, लेकिन जहांगीर के काल में यह प्रकट हुआ था। यह पुस्तक के लोगों की तब जाकर जो है पुस्तक की लोगों की जानकारी हुई। यानी मुंतखब तवारीख में जो है रचना बदायूं ने उल्लेख किया है। ये अन्य इतिहासकारों की कृतियों से भी पता चलता है। याहया बिन जो थे उनके तारीख मुबारक की तारीख शाही और निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी ये विशेष रूप से उनसे भी जो है सहायता लिए थे। लेकिन हम देखने को मिलता है कि दोनों में से अधिक जो ऐतिहासिक विवरण जो है प्रस्तुत अच्छे तरीके से किया है। मुंतखब तवारीख में गजनी शासक जो सुबुक्तगीन था तो वहाँ से लेकर अकबर के जो है 40 वर्षों तक इतिहास का जो है वर्णन मिलता है। यहाँ तक देखते हैं कि मुंतखब तवारीख जो था वो घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए 2 अध्यायों में जो है विभाजित किया है। इस तरह से जो देखते हैं कि पहले 1900 यानी उस समय हम देखते हैं कि 1977 से लेकर हुमायूं की मृत्यु तक का इतिहास और दूसरे में अकबर के शासनकाल के 40 वर्षों का इतिहास वर्णन किया है। तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है अनुवादित इस पुस्तक को बहुत 3 खंडों में जो है यानी विभाजित किया है और प्रकाशित भी किया है। हुमायूं की मृत्यु का इतिहास पहला, दूसरा अकबर के शासन के 40 वर्ष का इतिहास, तीसरा अकबर के समय के धार्मिक पुरुष विद्वान संत सूफी संत जितने भी थे उनकी रचनाओं के शिक्षा का जितने भी विवरण था। यानी उनके कुल जो है 38 शेखों 69 विद्वानों और 15 दार्शनिकों और चिकित्सकों का साथ साथ 167 जो है कवियों का बारे में भी जो है अकबर के दरबार में रहते थे। तो ये सब सारी जो है इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल कालीन इतिहास का जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में, क्योंकि
जो अब्दुल हमीद जो लाहौरी है, वो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार थे, क्योंकि वह जो बहुत ही योग्य और विद्वान व्यक्ति ये भी थे, क्योंकि इतिहासकार के रूप में जो है उसकी ख्याति जो था, उसकी प्रसिद्धि था, वह बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी सम्राट शाहजहाँ भी परिचित था इनसे। तो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में बहुत सारे वर्णित घटनाओं को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, और यह लिपिबद्ध करने का कार्यभार जो है ये अब्दुल हमीद लाहौरी को सौंपा। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था शाहजहाँ की सेवा में आया, और उस समय जो था एक अनुभवी और उम्र का व्यक्ति भी हो चुका था, क्योंकि उसने शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत ही बारीकी दृष्टि से देखा था, और बारीकी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने व्यक्ति दो भागों में उन्हें बांटकर पुस्तक को एक बादशाह नामक रचना किया था। यानी उन्होंने जो एक बादशाह नामा की रचना किया था। इस पुस्तक में अमित लाहौरी जो था, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, उस शाहजहाँ के प्रारंभिक जीवन का भी वर्णन है। जहाँ तक कि शाहजहाँ जो थे युवराज था, तो उस समय की उपलब्धियों का वर्णन इस पुस्तक में वर्णन किया है। यहाँ तक लाहौरी के शासनकाल के, यानी लाहौरी ने जो शाहजहाँ के शासनकाल के जो प्रथम 20 वर्ष था, यानी 1648 तक के शासनकाल का भी वर्णन किया। इसके पहले हम देखते हैं कि उसके पहले मोहम्मद अमीन काजविनी ने जो बादशाह नामा शीर्षक देकर जो है शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास लिखा था। लेकिन शाहजहाँ जो थे वो शासन के प्रथम 10 वर्ष के लिए जो है लाहौरी के काजविनी द्वारा जो विवरण दिया गया था, तो उन्हें मूल स्रोत को बना करके और फिर उन्होंने घटनाओं को जो है जो वर्णन जो घटना हुआ था, वर्णित घटनाओं को अपने शैली में लिखने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जितने भी घटनाएं थे और उससे संबंधित जितने भी संबंधित विवरण था, जितना आवश्यक लगा उसको अपने इतिहास लेखन में शामिल नहीं किया, जितना हो सके वह शामिल किया। तो शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल सम्राट की भांति जो था, एक इतिहास लेखन के जो है कार्य को महत्वपूर्ण जो समझता था, जो उसे पसंद करता था। लाहौरी की आशा प्रकट की थी अबुल फजल की जो अकबरनामा की एक जो अकबर का कि अबुल फजल का जो अकबरनामा की तरह ही जो है बहुत ही अविस्मरणीय ग्रंथ के रूप में चर्चित हुआ। शाहजहाँ की इच्छा के अनुसार जो है लाहौरी ने पूरे सम्मान किया, सुंदर लेखन शैली के कारण बादशाह नामक को जो है रचना किया था। और इस तरह से जो है लाहौरी ने जो है एक लेखन शैली से बहुत प्रभावित था, यानी लाहौरी के लेखन शैली से काफ़ी प्रभावशाली था। उनकी घटनाओं के बारे में इतिहास लेखन में पूर्ण रूप से जो है दोषपूर्ण नहीं रहा, लेकिन मुख्य कारण यह था कि ये शाहजहाँ का आश्रित इतिहासकार था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह कारण या इसी घटना का वर्णन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी सम्राट जो है यानी सम्राट शाहजहाँ को अप्रिय जहाँ लगे, तो इस तरह से उसका द्वारा वर्णित इतिहास के पक्षपात के रूप में संभावना बहुत देखने को मिलती है। तो इस तरह से शाहजहाँ के शासनकाल में जो वर्णन किया है वह एक सकारात्मक उपलब्धियों तक ही सीमित है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि शाहजहाँ की शासनकाल की जो नकारात्मक उपलब्धियाँ हैं लाहौरी ने जो है नज़रअंदाज करने का भी प्रयास किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब्दुल यानी हमीद लाहौरी जो है वो शाहजहाँ के पूरे शासनकाल का भी वर्णन जो है नहीं कर पाया था, क्योंकि वह काफ़ी उम्र के व्यक्ति था, और इस कार्य में लगने में जो 1648 के बाद ही लाहौरी ने एक वृद्धावस्था के कारण जो था वो स्वास्थ्य संबंध जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था, यानी उन्हें स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसीलिए जो है उन्हें सामना करना पड़ा था परेशानियों कठिनाइयों का। इसलिए 1654 में उनकी मृत्यु हो गई, और उसकी पुस्तक जो है बादशाहनामा जो था वह एक लिखने में जो है एक सफल भी रहा। और इस तरह से देखते हैं कि समकालीन उस समय के जो विद्वान था, सूफी था, दरबारी जितने भी चिकित्सक थे, जो शायराना करते थे, सभी को प्रमुखता से वर्णन किया है। यहाँ तक कि देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल की जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। इस तरह से लाहौरी ने अपनी पुस्तक जो है बादशाह में जो है वर्णन किया है। एक और हम देखने को मिलता है फ्रैंकोई बर्नियर के बारे में, क्योंकि मध्य कालीन जो इतिहासकारों में बर्नियर का भी स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इनका भी, क्योंकि मुगल कालीन इतिहास का जो है विशेषकर शाहजहाँ दारा शिकोह और औरंगजेब के जो प्रारंभिक 5 वर्षों के शासनकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण जो है अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा बर्नियर ने। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण जितने भी
प्रमुख से रूप से जो नगर या शहर थे उनकी यात्रा किया, और वहाँ के शासन व्यवस्था, उनकी रहन सहन, उनकी रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक गतिविधियाँ, ये सब सारी जो है जानकारी लेकर अपने वृत्तांत में लिखे थे। तो इस तरह से बर्नियर का तो जन्म जो फ्रांस में एक गांव जोई में हुआ था जो 1620 ईस्वी में, और वह 1658 ईस्वी में जो भारत के सूरत बंदरगाह तक पहुंचा था। और इस तरह से वह परिवार उसका परिवार कृषि कार्य ही करता था, लेकिन वह बर्नियर एक कृषक परिवार से संबंध रखता था। और क्योंकि बर्नियर जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ इसका ग्रहण, क्योंकि इसके बारे में तो जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बर्नियर 1647 से लेकर 1650 ईस्वी तक यूरोप के महत्वपूर्ण देशों का, यानी महत्वपूर्ण जितने भी देश था उन देशों का जो भ्रमण किया, यहाँ तक उन देशों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता रहा। यहाँ तक जो है 1652 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जो है उन्हें बर्नियर जो है एक औषधि विज्ञान के बारे में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह से वह मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ा और खुद मिस्र से कुछ दिन तक रहा, और उसके मन में भारत भ्रमण करने का विचार आया। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह हिंदुस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा, और अंततः हम देखते हैं कि 1658 के अंत तक जो सूरत के बंदरगाह पर जो है आ पहुंचा। और उस तरह से सूरत से जो है आगरा जाते समय जो है मुलाकात दारा सिकों से हुआ, जो शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। और उन्होंने जो है बर्नियर से प्रभावित होकर, यानी दारा सिकों ने उसे चिकित्सक नियुक्त किया था। तो दारा सिकों का जब पतन हुआ तो उसके बाद बर्नियर जो था वह मुगल सम्राट, मुगल के समय में जो अमीर था दानिशमंद खां के संरक्षण में 1665 में तक ही रहा। और इस दौरान हम देखते हैं कि इस समय के कार्यकाल के समय में जो है बर्नियर ने दिल्ली, लाहौर, कश्मीर, ये सब क्षेत्रों में जो है यात्रा किया, और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल किए, और इस तरह से जो जानकारी एकत्र करके अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का प्रयास किया। यहाँ तक जो है उन्होंने जो है बर्नियर जो था वो गोलकुंडा से सूरत होते हुए जो ईरान पहुँचा, और फिर वहीं से जो है पेरिस भी पहुँच गया। इस तरह से 1688 से मृत्यु हो गई, और 1670 में बर्नियर की यात्रा का एक भारत यात्रा का विवरण एक डायरी के रूप में जो है एक प्रकाशित किया गया, यानी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इनका बर्नियर का यात्रा वृत्तांत का शीर्षक नाम था, किताब का नाम। ये फ्रांसीसी के रूप में, यानी का अनुवाद जो था, यानी 1671-72 में इसका जो अनुवाद जो था, अंग्रेजी अनुवाद कर्नल हेनरी ओल्डबर्ग ने किया था। आर्चिबाल्ड ने, यानी कॉमर्सवेल, यानी लोग भी संशोधित और बहुत ही संशोधित कर जो है प्रकाशित करवाया। यानी दिल्ली से 1972 ईस्वी इस पुस्तक का तीसरा संस्करण निकाला, जबकि कर्नल हेनरी मूर ने 1875 ईस्वी में देखते हैं ग्रंथ का उर्दू अनुवाद किया। इस तरह से बर्नियर जो तो एक मूल रूप से एक चिकित्सक तो था ही, लेकिन उनकी रुचि जो था वह था राजनीति और दर्शन में सबसे अधिक थी। क्योंकि बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआत में देखते हैं कि पहले 12 वर्षों तक जो है शासकों के संरक्षण में रहा, और उसके बाद दरबारी राजनीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुका था। इसके अलावा उस समय के जो जितने भी दार्शनिक के संपर्क में रहे, और उस धार्मिक जितने भी संपर्क में भी रहे, और उस तरह से काफ़ी अनुभव भी प्राप्त किया था। तो इस तरह से जो है औरंगजेब के शासनकाल में भी जो उसके डायरी जो है के अलावा बहुत सारे से जानकारियाँ जो मिलती है। और इस तरह से हम देखते हैं बर्नियर ने अपने ग्रंथ में जो है, यानी मुगलकालीन रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, जितने भी संस्कृति का आचार व्यवहार, सब पूरी तरह से वर्णन किया है। यहाँ तक कि बर्नियर ने जो कई युद्धों के बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि मुगल में अमीर और शासकों के बीच में बहुत सारे से तत्व जो मौजूद थे, तो उन तत्वों को जो लिखने का प्रयास किया है। और इस तरह से हम देखने को मिलता है कि बर्नियर ने अपना विवरण जो है किसी विशेष के बारे में नहीं दिया है, बल्कि वह दरबारी इतिहासकार नहीं था, ना ही किसी भारतीय का था। इसलिए अपने यात्रा वृत्तांत में जो है एक अपने आँखों देखा हाल और अपने सुना जो जितने भी था उस तत्व को जो लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नियर ने अपनी आँखों से देखा, और वही चीज़ विश्वास विवरण जो लिखा वो इसलिए विवरण, इसका विश्वसनीय विवरण जो है एक सत्यपरक भी माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नियर का जो समय था, यानी बर्नियर जो है बर्नियर ने एक बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कोलबर्ट को भी पत्र लिखा था, और भारत के विषय में भी संपूर्ण जानकारी भेजी थी। इस तरह से ग्रंथ के तीसरे अध्याय में भी सब वर्णन किया है, यहाँ तक कि मुगलकालीन दरबारी संस्कृति, सामाजिक जितने भी हिंदू रीति रिवाज, सारी चीज़, यानी कश्मीर का वर्णन, औरंगजेब का सैन्य अभियान, सारे अपने अध्यायों में जो है लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
उन्हें यूरोप के भारत से भी आगे मतलब कहा जाता है कि इसके बारे में चिकित्सक भौगोलिक ज्ञान और विज्ञानों से यूरोपियनों को या कई यूरोपियनों को जो है काफ़ी पिछड़े थे इनसे। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी उन्होंने जो विवरण दिया पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इनकी घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से जो है देखा है। और हम कह सकते हैं कि बर्नियर जो इन पुस्तक में द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो किताब पुस्तक लिखे हैं, यानी मुगल कालीन शासन व्यवस्था की आर्थिक स्थिति जो था वो राजनीतिक व्यवस्था जो जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है।